हमारे घरों के अंदर जो सप्लाई आती है वो होती है एसी सप्लाई। मैं ऐसा कंसीडर करके चलता हूँ कि मेरे पास कोई आर रेजिस्टेंस था जिसको मैंने एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ, जिसकी वैल्यू है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये वेरिएबल करंट है जो टाइम के साथ चल रहा है और ये ऐसे करके सर्किट के अंदर फ्लो होता है। तो ये टाइम के साथ में हीट प्रोड्यूस करेगा अगर रेजिस्टेंस लगा रखा तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कैपिटल टी टाइम के अंदर ये एच हीट प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही मेरे साथ में कोई डीसी सोर्स है, कोई कांस्टेंट सोर्स है जिसके करंट की वैल्यू यहाँ पे वोल्टेज वी दे रखी है, जिसका करंट चलता है इसके अंदर आई करंट फ्लो करता है। तो ये भी सेम टाइम के अंदर कैपिटल टी टाइम के अंदर कुछ एच हीट प्रोड्यूस करेगा। अगर हम सर्किट के अंदर क्या करते हैं, दोनों को एसी सोर्स से प्रोड्यूस होने वाली हीट और डीसी सोर्स से प्रोड्यूस होने वाली हीट को वैल्यूज़ को बराबर पुट कर देते हैं, तो मेरे पास में जो फ्लो कांस्टेंट करंट जो फ्लो होएगा ना वो आरएमएस वैल्यू कहलाती है। बात समझ आया क्या होती है आरएमएस वैल्यू। तो सबसे पहले मैं डीसी सोर्स के लिए लिख लेता हूँ। अगर मैं डीसी सोर्स के लिए वैल्यू लिखता हूँ तो हीट जो प्रोड्यूस होती है, हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू में आर इंटू में टाइम। क्लियर है। तो यहाँ से मेरे पास जो आई स्क्वायर की वैल्यू है ये आई आर एम एस ही है, ये जो करंट है मेरे पास। तो मेरे पास में ये डीसी सोर्स की पहली इक्वेशन आ जाती है। क्लियर। अब मैं लिखता हूँ सेम वैल्यू एसी सोर्स के लिए। अगर मैं एसी सोर्स के लिए लिखता हूँ तो ये वेरिएबल टाइम पीरियड टी है, तो मैं स्मॉल डी टी टाइम के लिए लिखता हूँ स्टार्टिंग में। तो मेरे पास जो हीट आएगी वो आएगी डी एच बराबर होगी आई स्क्वायर आर डी टी के, क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज होती है। अब मेरे को नेट हीट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन कुछ बनेगी आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन होएगा जीरो से लेके मैक्सिमम करंट आई तक। क्लियर। वैल्यूज पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। आपको पता है अभी आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, अभी ऊपर लिखी हुई थी हमने। तो ये बनेगी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी मल्टीप्लाई आर डी टी। लिमिट्स पुट कर देना जीरो से लेके आई तक। अब इसके अंदर आई नॉट स्क्वायर और आर ये तो कांस्टेंट दिख रहे हैं, ये मैं बाहर ले आता हूँ एज इट इज़। ये बनेगा आई नॉट स्क्वायर आर बाहर आ गए, अंदर बचेगा। अब देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, तो मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन 2 के अंदर किसके रिस्पेक्ट में होएगी, डी टी के रिस्पेक्ट में, जीरो से लेके वाई आई तक। तो मेरे पास जो हीट प्रोड्यूस की वैल्यू आएगी ये निकल कर आएगी आई नॉट स्क्वायर आर, 2 कॉन्स्टेंट मैं बाहर ले आता हूँ, अंदर बचेगा मेरे पास में 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी और इसका हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा। समझ आई इतनी बात। तो हीट यहाँ से नेट निकल कर आई आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन में 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करिए, ये मैक्सिमम टाइम पीरियड टी होता है, इसको कोई कैपिटल टी से भी लिखता है, वो एक ही बात होती है। तो ये लिखेगा टी माइनस जीरो, तो मैं डायरेक्ट टी लिख सकता हूँ। मैं 1/2 ओमेगा को पहले तो सेपरेट करके बाहर लिख लो, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस साइन 0 डिग्री। क्लियर इतनी बात। अब ज़रा ध्यान से देखना इसके अंदर हुआ क्या। अगर मैं ओमेगा की वैल्यू चाहूँ तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी। तो यहाँ से मेरे पास 2 पाई की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ओमेगा के। 2 पाई की वैल्यू मेरे पास आई ओमेगा के, तो मैं इसके अंदर अगर 2 पाई की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये किसके बराबर आएगी, 4 के बराबर आएगी। पाई ओमेगा इंटू टी की वैल्यू 2 पाई के बराबर आएगी, तो ये बनेगा 4 पाई। साइन 4 पाई आपको पता है कितना होता है, 0। और अगर ये टर्म पूरी 0 हुई तो ये माइनस के बाद जितना पूरी टर्म लिखी हुई है सारी 0 हो जाएगी मेरे पास। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख सकता हूँ हीट की वैल्यू आएगी आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन में 2 और अंदर सिर्फ बचेगा टाइम पीरियड टी। ये मेरे पास में आई एसी सोर्स की हीट की वैल्यू। मेरे पास डीसी सोर्स एसी सोर्स दोनों की हीट की वैल्यू आ गई, दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, पहली को बराबर रखो दूसरी के साथ। तो मेरे पास जो इक्वेशन निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी आई आर एम एस स्क्वायर आर टी बराबर होता है आई नॉट स्क्वायर आर टी के। आर टी से आर टी खत्म, तो मेरे पास आई आर एम एस करंट की वैल्यू जो आर एम एस निकल कर आती है वो निकल कर आती है आई नॉट बाई रूट 2। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको याद रखनी है। जब हम 1/√2 को सॉल्व करके लिखते हैं तो यही वैल्यू मेरे पास सेम बनती है 0.707 आई नॉट। ये मैंने करंट के लिए लिखी है। सेम अगर ये प्रूव करने को आ जाए ईएमएफ के लिए तो ईएमएफ के लिए भी यही बनेगी। तो ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी ई आर एम एस बराबर हो जाएगी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अपॉन में √2। याद रखिएगा।